हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल विजिट टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने पहले बंगाल का एक छोटा सा परिचय देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1707 तक मुगलों का नियंत्रण रहता है बंगाल पर, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, वैसे ही बंगाल भी अलग हो जाता है। उस टाइम पर बंगाल में जो नवाब थे, नवाब या फिर सूबेदार कह लो, वो थे मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां भी स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे। हालांकि उन्होंने कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी कि हम अलग हो गए हैं, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वे 1717 से 1727 तक बंगाल के नवाब के तौर पर कार्य करते हैं। हम लोगों ने बातचीत किया था कि उनके उनके टाइम पर बंगाल की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य भी किए थे, इसलिए उनके उनके टाइम पर बंगाल की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि बात किया था उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष भारतीय राज्यों में एक कॉमन सी चीज़ है, तो यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है। जैसे मुर्शिद को लिखा जाते हैं तो उनका जो दामाद रहता है सुजाउद्दीन नवाब बनते हैं। फिर उनका बेटा सरफराज को उसी साल हटाकर अली वर्दी खां नवाब बन जाता है। तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने बंगाल का आर्थिक महत्व देखा था कि बंगाल में समृद्ध खेती होती है, और व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो कई सारे बंदरगाह रहते हैं यहाँ पर, और यूरोपीय कंपनियों के कई सारे व्यापारिक केंद्र रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक बात किया था। और उद्योग की बात करें तो रेशमी कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, और सोरा जो कि बारूद बनाने में काम आता है, जहाज रानी। तो ये सब हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे प्लासी की लड़ाई पर। तो प्लासी की लड़ाई में हमने देखा था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। प्लासी की लड़ाई की जो कारण क्या था कि तनाव शुरू हुआ, किसी किसके बीच हुआ था। नवाब जो था उस टाइम पर सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, सेना का क्लाइव। तो शुरुआत होती है यहाँ से। जो मुगल शासक थे फर्रुख सियर, उन्होंने क्या किया था, 1717 के फरमान जारी करते हुए एक आदेश दिया था अंग्रेजों को। उन्होंने कुछ अधिकार दे दिए थे अंग्रेजों को, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे राइट्स दे दिए थे अंग्रेजों को कि आप जो है 3000 रुपये वार्षिक भुगतान करिए, और बंगाल बिहार उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करिए। कलकत्ता के नज़दीक आप 38 गाँव को खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी अधिक क्षेत्र की मांग कर रही थी। उसकी जनसंख्या बढ़ रही थी, तो अधिक क्षेत्र की मांग कर रही थी, तो उसको कलकत्ता के नज़दीक 38 गाँव को खरीदने का अधिकार दे दिया। और जो बंगाल में जो टकसाल था, टकसाल यानी कि जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, तो बंगाल में जो टकसाल था वहाँ पर अपने खुद के सिक्के ढालने का अधिकार दे दिए थे अंग्रेजों को। तो हालांकि ये तो राज्य का कार्य होता है, जो सरकार रहती है उसका काम होता है ये सिक्के जारी करना, यानी कि एक तरीके से संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर मूर्ख शासक हो तो कुछ भी अधिकार दे सकता है, हम लोगों ने बात किया था, तो अधिकार दे देता है वो। व्यापार के लिए दस्तक जारी करने का भी अधिकार दे देते हैं अंग्रेजों को। फर्रुख सियर ने दस्तक जारी करने का भी अधिकार दिया था। तो जब अंग्रेज ये सब बातें स्थानीय शासकों से बताते हैं, तो मुर्शिद कुली खान ने नहीं माना। मुर्शिद कुली खान ने जो है विरोध किया अंग्रेजों का कि नहीं, हम तो इन सब चीज़ों को नहीं मानने वाले हैं। और आगे भी जो नवाब आए थे उन्होंने भी वही किया जो मुर्शिद कुली खान ने किया, उन्होंने भी वही किया, अंग्रेजों का विरोध किया। उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं माना। ऐसे नवाब दर नवाब ऐसे संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। फिर हम लोगों ने देखा था 1756 में आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं तो उनके ही सगे संबंधियों के द्वारा उन्हें चुनौती दी जाती है। हम लोगों ने देखा था जैसे उनकी मौसी रहती घसीटी बेगम, उनका भाई शौकतगंज के द्वारा, उनके संबंधियों के द्वारा ही उनको चुनौती दी जाती है। तो जो अंग्रेज रहते हैं उन्होंने देखा यहाँ पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है। अंग्रेज ये सब चीज आजमा चुके थे कर्नाटक युद्ध में, वहां पर भी गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही थी, अंग्रेज वहां पर आजमा चुके थे, अंग्रेज वहां पर सफल भी हो चुके थे। तो अंग्रेजों ने देखा यहाँ भी वही चल रहा है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था कर्नाटक में सफलता से। और कर्नाटक युद्ध के बाद से अंग्रेज भारत में अपनी सेना भी रखने लगते हैं, तो इससे अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्योंकि कर्नाटक युद्ध से पहले अंग्रेज भारत में अपनी सेना नहीं रखते थे। उन्हें सैनिक मदद के लिए ब्रिटिश नौसेना आती थी मदद करने के लिए, तो इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने सेना रखना शुरू कर दिया भारत में। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है। और अंग्रेजों को जो है बंगाल का आर्थिक महत्व भी पता था। हम लोगों ने बात किया था 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी,
पूरी एशिया का जितना व्यापार करती थी उसका 60% तो केवल बंगाल से करती थी। तो अंग्रेजों को इसका आर्थिक महत्व भी पता था बंगाल का। तो ये सब कारण थे कि जो है अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था, अंग्रेज चुनौती देना चाहते थे। तो आगे क्या होता है, आगे हम लोगों ने बात किया था, जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस इन सब कारणों से बढ़ा हुआ था। अब तक तो अंग्रेज बर्दाश्त करते आ रहे थे, अब तक अंग्रेज मान जाते थे नवाब की बातों को, लेकिन अब अंग्रेजों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज बात मानने को तैयार नहीं थे, अंग्रेज अपनी मनमानी करना चाहते थे। लेकिन सिराजुद्दौला भी यंग शासक था, जवान था, काफी जोशीला था, तो उसने भी कई सारे पंगे साथ में ले लिए थे, हम लोगों ने बात किया था, जैसे कि अपने ही बड़े बड़े अधिकारियों को नाराज कर देता है अपनी नीतियों के कारण। तो फिर क्या करता है, फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी नवाब को चुनौती देती है, वो चिढ़ाना शुरू करेगी, उसके विरोधियों को संरक्षण प्रदान करेगी, और नवाब के मना करने के बावजूद भी कलकत्ता में किलेबंदी करती है। नवाब कहता है कोई किलेबंदी नहीं करेगा अपने व्यापारिक केंद्रों की। फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो यहाँ से उसे चिढ़ाना शुरू करती है। और हम लोगों ने देखा था कि देखते देखते कंपनी कलकत्ता में भारतीय वस्तुओं पर कर भी लगाने लगती है, और दस्तक का दुरुपयोग, ये सब बातें हमने किया था कल। तो इन सब कारणों से क्या होता है, नवाब चिढ़ता है, क्योंकि कंपनी अंग्रेज क्या कर रहे थे, नवाब को चिढ़ाना चाह रहे थे, आ बैल मुझे मार वाला काम कर रहे थे, और ये बैल चला भी जाता है। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि नवाब क्या करता है, प्रतिक्रिया स्वरूप नवाब क्या करता है, नवाब कासिम बाजार और कलकत्ता पर अपना कब्जा कर लेता है। जब नवाब ने अंग्रेजों को खदेड़ा यहाँ से, बंगाल से, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास से अपनी सेना बुलाई। जो नवाब था, नवाब ने कासिम बाजार और कलकत्ता पर कब्जा करके, और हमने बात किया था कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक चंद नामक अधिकारी को दे देते हैं, जो कि एक बड़े व्यापारी थे। फिर क्लाइव ने एक सेना बुलाई मद्रास से, फिर अंग्रेजों की सेना आई मद्रास से, और जो है मानिक चंद जो था, जिसकी जिम्मेदारी, कलकत्ता की जिम्मेदारी मानिक चंद को दी थी नवाब ने, तो मानिक चंद कुछ पैसे लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को दे देता है। फिर क्या होता है उसके आगे, एक हम लोगों ने बात किया था कि काल कोठरी की घटना होती है, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि इसके साक्ष्य बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। एक हालवैली करके जो है अंग्रेज अधिकारी थे, तो वो इसके बारे में बताते हैं, तो हम लोगों ने कल बातचीत किया था, इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। लेकिन इस घटना से ये हुआ था कि अंग्रेजों के अंदर बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना उभरी थी अंग्रेजों के अंदर, अंग्रेज एकजुट हुए थे नवाब के विरुद्ध। तो इसके बाद क्लाइव एक्शन में आता है, क्लाइव ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने बातचीत किया था कि क्लाइव अपनी सेना लेके आता है, एक छोटी सी झड़प होती है क्लाइव और नवाब के बीच। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था, एक फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि होती है, जिसमें नवाब पीछे हटता है थोड़ा कंपनी भी पीछे हटती है। उसके कुछ कारण थे, हम लोगों ने देखा था कि अब्दाली जो था दिल्ली तक आ चुका था, इसके लिए नवाब सोचता है कि अभी अब्दाली को जाने देते हैं, फिर इसको देख लेंगे हम। और जो अंग्रेज थे वो क्या सोचते हैं, पहले फ्रांसीसियों से निपट लेते हैं, अच्छा मौका देखने पर हम इसको बताएंगे। अलीनगर की संधि होती है, जिसमें नवाब जो था थोड़ा झुका, थोड़ा पीछे हटा, 1717 के फरमान को उसने माना कि हाँ आप लोगों को ये सब अधिकार होंगे। तो ये सब कुछ मानता है नवाब। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दोनों युद्ध की तैयारी करते हैं। एक तरफ जो नवाब था सिराजुद्दौला, एक अच्छे खासे मौके की तलाश में था, एक अच्छा अवसर मिले फिर हम इनको बताते हैं। और क्लाइव का ये माइंड था कि हम युद्ध से पहले इसको इतना कमजोर कर दे कि ये ससुरा लड़ ही ना पाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था, लेकिन क्लाइव इसके लिए क्या करता है कि नवाब युद्ध से पहले उतना ज़्यादा कमजोर हो जाए कि वो युद्ध कर ही ना पाए। तो वो पॉइंट पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, तो इसमें हम लोग कारणों पर बात कर रहे थे। तो कारणों को हम लोगों ने देख लिया था, कुछ हम 7वें पॉइंट तक थे शायद। युद्ध की तैयारी दोनों कहते हैं,
इसमें एक तरफ नवाब उपयुक्त अवसर की तलाश में रहता है और क्लाइव युद्ध से पहले ही नवाब को मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कमज़ोर करना चाहता है कि वो युद्ध लड़ ही ना पाए। तो उसके लिए क्लाइव ने क्या क्या कार्य किया उसको हम देखते हैं। युद्ध की तैयारी, युद्ध की तैयारी, ये पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे। नवाब उपयुक्त अवसर की तलाश में रहता है। बात करें क्लाइव की, एक तरफ नवाब उपयुक्त अवसर की तलाश में रहता है, दूसरी तरफ क्लाइव युद्ध से पहले ही नवाब को मैक्सिमम कमजोर कर देना चाहता है। जितना ज़्यादा कमजोर कर देंगे वो युद्ध नहीं लड़ पाएगा, उस तरीके से मैक्सिमम कमजोर कर देना चाहता है। तो क्लाइव ने इसके लिए क्या कार्य किया वो हम देखते हैं, लिखेंगे। क्लाइव ने, उसके आगे लिखेंगे जहां तक थे कल, क्लाइव ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। क्लाइव ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे में लिख लेंगे कि हम लोगों ने बात किया था उस टाइम पर फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक केंद्र रहता है चंद्रनगर, उस टाइम पर फ्रांसीसियों के पास काफी अच्छी खासी सेना रहती है, उनके पास हथियार भी ठीक ठाक रहते हैं। तो फिर क्लाइव क्या करता है, चंद्रनगर पर पहले कब्जा कर लेगा। क्लाइव के माइंड में क्या आता है कि ऐसा कहीं ना हो कि हमसे पहले फ्रांसीसी ही जाकर नवाब को समझा दें कि चल घेर के मारते हैं इसको। तो क्लाइव के माइंड में आता है और क्लाइव पहले फिर फ्रांसीसियों को वहां से हटाने की कोशिश करता है। फिर क्लाइव क्या करता है, चंद्रनगर पर कब्जा कर लेता है। तो उसको नोट कर लेंगे, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा। क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा किया। उसके आगे देखे तो फिर उसके बाद क्या, वो जो नवाब रहता है सिराजुद्दौला को पता था कि ये कुछ ऐसा कांड करेगा। सिराजुद्दौला क्या करता है, इधर से अपनी सेना भेजता है फ्रांसीसियों की मदद के लिए। तो क्लाइव कहता है कि जब हम दोनों के बीच समझौता हो गया है तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। तो नवाब का कहना यह था कि समझौता तो इस बात पर हुआ था ना, 1717 के जो फरमान था फर्रुखसियर का, उस पर सब समझौता हुआ था। ये समझौता कहाँ हुआ था कि तुम हमारे क्षेत्र में आकर फ्रांसीसियों को मारोगे, ऐसा कहाँ समझौता हुआ था। तो क्लाइव कहता है कि फ्रांसीसियों से हमें खतरा है। नवाब कहता है हट ससुरा, कोई खतरा नहीं है, हम है ना, हम देखते हैं। तो क्लाइव का कहना यह था कि तुमने अलीनगर की जो संधि हुआ था उसका तुमने उल्लंघन किया है। नवाब कहता है कोई उल्लंघन नहीं किया है। क्लाइव युद्ध करना चाहता है, युद्ध की शुरुआत करना चाहता था। तो क्लाइव क्या करता है, नवाब के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, सैनिक अधिकारी और जो जगह सेठ थे, उन सबको अपनी तरफ मिला लेता है। जैसे इनके जो सैनिक अधिकारी थे, खादिम खान, राय दुर्लभ, मीर जाफर, इन सबको अपनी तरफ मिलाता है। और जो अमीर चंद करके थे, अमीर चंद बड़े व्यापारी थे, उनको क्लाइव अपनी तरफ मिला लेता है। और जगह सेठ जो बैंकर रहते हैं उन सबको अपनी तरफ मिला लेता है, क्योंकि इन सबका बंगाल के राजनीति पर, बंगाल के सिस्टम पर अच्छा खासा नियंत्रण था। तो क्लाइव को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए था। उसकी नीतियों के कारण उसके ही जो अधिकारी, उसके जो लोग हैं, उससे नाराज हो जाते हैं और उनका आर्थिक हित जुड़ा हुआ था अंग्रेजों से, तो वे अंग्रेजों से मिल जाते हैं।
क्लाइव उनको अपनी तरफ मिला लेता है, कुछ छोटे मोटे लालच देके उनको अपनी तरफ मिला लेता है। फिर होना क्या था, क्लाइव के पास अगर देखा जाए तो लगभग कुछ 40 से इसके नवाब सिराजुद्दौला के पास कुछ लगभग 40 से 50 हजार की सेना थी। लेकिन कैसी सेना थी, वो एक विखंडित सेना थी। मतलब मेरे पास कुछ सेना है, कुछ सेना मैं लेके आ रहा हूँ, कुछ सेना आप लेके आई, कुछ सेना आप लेके आई, ऐसे करके विखंडित सेना थी। उसमें अनुशासन नहीं है, उसमें प्रशिक्षण नहीं है, समर्पण का भाव नहीं है। तो ऐसी पिछड़ा सैन्य संगठन है। तो कुछ छोटी मोटी सेना इधर उधर इकट्ठा हुई। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये रहता है नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से, सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से हम लोगों ने बात किया था। यहाँ बंगाल में एक पलासी करके जगह है, तो सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से पलासी नामक जगह पर बढ़ता है। और जो क्लाइव रहता है, यहाँ पर कलकत्ता में इनका व्यापारिक केंद्र था। तो क्लाइव कलकत्ता से पलासी नामक जगह की ओर बढ़ता है। तो दोनों पलासी नामक जगह पर अपनी अपनी सेना लेकर आ रहे थे। इसके पास 40,000 हजार की सेना थी, लेकिन पिछड़ा सैन्य संगठन था, विखंडित सेना थी। इसके पास कुछ लगभग 6 से 7 हजार सैनिक रहते हैं क्लाइव के पास। तो सोचो क्लाइव कितना बड़ा रिस्क ले रहा था यहाँ पर। मान लो उसने कितनी भी कूटनीति की हो, लेकिन वो रिस्क तो बहुत ही ले रहा था, क्योंकि अगर उसने नवाब के अधिकारी को अपनी तरफ मिलाया है तो वो पलटी भी तो मार सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि युद्ध के टाइम पर उसके अधिकारी नवाब की तरफ चले जाएं, पलटी मार जाएं। तो एक तरीके से यहाँ पर क्लाइव का साहस भी बहुत काम आता है। उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था यहाँ पर, तो क्लाइव का साहस भी यहाँ पर काम आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो सिराजुद्दौला के जो आदमी रहते हैं, सिराजुद्दौला के जो इसके बड़े बड़े सैनिक अधिकारी रहते हैं, मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, वो लोग इसको क्या सलाह देते हैं, तुम अपनी सेना लेकर पीछे हट जाओ, हम लोग देख लेंगे इसको। वो लोग पहले से मिले हुए थे क्लाइव की तरफ, इसको सलाह देते अपनी सेना लेकर पीछे हट जाओ, हम देख लेंगे इसको। इसके पास लगभग कुछ 5 से 7 हजार, 5 से 10 हजार इसके पास कुछ सेना थी। वो अपनी सेना लेकर पीछे हट जाता है। तो मात्र कुछ ही सैनिक रहते हैं जो नवाब की तरफ से लड़ाई लड़ते हैं। बाकी सैनिकों ने तो भाग ही नहीं लिया। जिसके सैनिक अधिकारी थे नवाब के, मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान, इन सबकी सेना ने तो भाग ही नहीं लिया। तो लड़ाई, उतनी बड़ी लड़ाई तो हुई ही नहीं, मात्र एक छोटी सी लड़ाई हुई। कुछ छोटी सी मोटी लड़ाई होती है 5-7 घंटों में, जो कि समाप्त हो जाती है और अंग्रेज आसानी से जीत जाते हैं। तो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि सेना का जब 80 से 90% जो है सेना भाग ही नहीं ले रही, तो ये तो उतना बड़ा हुआ ही नहीं। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो विश्वासघात हुआ, क्योंकि जो नवाब के अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी थे, उनकी सेना ने भाग ही नहीं लिया, कुछ ही सैनिकों ने भाग लिया और मात्र 5-7 घंटों में लड़ाई खत्म हो गई। कोई बड़ा युद्ध तो हुआ ही नहीं। बड़ा युद्ध तो मतलब क्या, यहाँ से कुछ आर्थिक नुकसान हो, वहां से कुछ आर्थिक नुकसान हो, इधर से कुछ सैनिक मारे जाए, इधर से कुछ सैनिक मारे जाए, इधर से हथियारों का नुकसान हो, इधर से हथियारों का नुकसान हो, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। एक छोटी से 5-7 घंटे में लड़ाई खत्म हो गई और अंग्रेजों ने जीत लिया। तो एक क्वेश्चन भी आया था इसको लेकर कि पलासी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। तो यहाँ पर विश्वासघात ही हुआ था। तो यहाँ पर हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये मुर्शिदाबाद से अपनी सेना लेके आता है और पीछे भी हट जाता है, और कलकत्ता से आता है क्लाइव। कुछ 5-7 घंटे तक लड़ाई चलती है और अंग्रेज आराम से यहाँ पर जीत लेते हैं। तो ये सब पॉइंट को हम लोग एक बार नोट कर लेंगे। तो क्लाइव ने क्या क्या किया, उससे हम लोग बात कर रहे थे। एक तो फ्रांसीसी बस्ती चंदनगर पर कब्जा किया, उसके कारण जो है क्लाइव कहता है, तुमने, जब सिराजुद्दौला अपनी सेना भेजता है तो क्लाइव कहता है तुमने अलीनगर संधि की उल्लंघन किया है।
जबकि नवाब का कहना रहता है ऐसी कोई उल्लंघन नहीं किया है, और फिर क्लाइव ही युद्ध की पहल करता है। और यहाँ पर जो नवाब के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, सैनिक अधिकारी, उनको उन लोगों को अपनी तरफ मिला लेता है। तो क्लाइव ने ये काम भी किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। तो लिखेंगे इसमें नवाब की नीतियों के कारण 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 नवाब के नवाब के सैनिक अधिकारियों ब्रैकेट में कर लेंगे, सैनिक अधिकारियों ब्रैकेट में कर लेंगे, जैसे मीर जाफर खादिम खान, एक और लिख लेंगे राय दुर्लभ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लिखेंगे कॉमा देके, नवाब की नीतियों के कारण नवाब के सैनिक अधिकारियों कॉमा कुछ बड़े बड़े व्यापारी अमित चंद कॉमा देके लिखेंगे जगत सेठ आदि नवाब से असंतुष्ट थे। तो क्लाइव क्या करता है, जब वो नवाब की नीतियों के कारण असंतुष्ट थे तो उनको अपनी तरफ मिला लेता है। आगे लिखेंगे, नहीं तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं पूरा मिटा के इसके आगे लिखता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग लिख रहे थे क्लाइव ने क्या क्या किया, युद्ध से पहले क्लाइव ने नवाब को ज्यादा कमजोर करने के लिए क्या क्या किया। तो पहले तो हम लोगों ने लिखा था फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा। उसके बाद हम लोग लिख रहे थे नवाब से असंतुष्ट लोग, नवाब की नीतियों के कारण नवाब से असंतुष्ट लोग जो थे, सैनिक अधिकारी जो थे, ब्रैकेट में करके लिखा था हम लोगों ने मीर जाफर, राय दुर्लभ, खादिम खान, कौमा बड़े व्यापारी अमित चंद, कौमा जगत सेठ नवाब से असंतुष्ट थे। तो क्लाइव ने इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। नहीं, आगे लिखेंगे इन व्यापारियों एवं बैंकरों का आर्थिक हित
भारतीय कृत अंग्रेजों से जुड़ा हुआ था। तो क्लाइव ने जुड़ा हुआ था। क्लाइव ने इन्हें अपनी तरफ मिला लिया। और इन सब ने मिलकर क्लाइव के साथ मिलकर क्लाइव के साथ मिलकर नवाब को हटाने की योजना बनाई। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जहां तक थे उसके आगे लिखेंगे क्लाइव ने युद्ध की शुरुआत की। क्लाइव ने युद्ध की शुरुआत की और कुछ ही घंटों में युद्ध समाप्त हुआ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ पॉइंट को नोट करके लिख लेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा जो बड़े व्यापारी थे अमीचंद, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे कि अगर हम लोग देखें तो अमीचंद की बात करें तो जो नवाब था, नवाब से जो लोग असंतुष्ट थे, जैसे बड़े व्यापारी और बैंकर हो गए, नवाब के सैनिक अधिकारी हो गए, मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, जो कि नवाब से असंतुष्ट थे। और इधर था क्लाइव। तो अमीचंद क्या कर रहे थे, नवाब से असंतुष्ट लोगों और क्लाइव के बीच मध्यस्थता का काम कर रहे थे, मीडिएटर का, इन दोनों के बीच बातों को इधर से उधर पहुंचाते थे, मीडिएटर का काम करते थे अमीचंद। और जो मीर जाफर था, अगर मीर जाफर की बात करें तो मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था युद्ध के बाद। जब सिराजुद्दौला हार गया तो युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था। तो बदले में मीर जाफर ने भी कुछ वादे किए थे, अंग्रेजों को युद्ध का खर्च मुआवजा देना और उन्हें व्यापारिक सुविधाएं देना, ऐसे कुछ मीर जाफर ने वादा भी किया था। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों का ध्यान रखने के चक्कर में अंग्रेजों को पैसे देने के क्रम में मीर जाफर को अपने जो महल के बर्तन थे, अपने महल के बर्तन तक बेचने पड़ गए थे। इतना अंग्रेजों का ध्यान रखा था मीर जाफर ने। तो ये सब पॉइंट हम लोग नोट करके लिख लेंगे। अमीचंद अमीचंद नवाब से असंतुष्ट लोगों
क्लाइव के बीच अमीचंद ने नवाब से असंतुष्ट लोगों और क्लाइव के बीच मध्यस्थता का कार्य किया। युद्ध से पहले इसको लगता है अमीचंद को कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज हमें युद्ध के बाद पैसे देने से मना कर दें, तो उसको डाउट होता है। वो कहता है तुम लोग हमें पैसे दोगे कि नहीं दोगे, तो कहते देंगे। इसको डाउट है, ये कहता है कि मैं भांडा फोड़ दूंगा अभी से। तो क्लाइव क्या करता है, इससे अलग एक पेपर पर साइन करवा लेता है कि हम तुमको इतना खजाना देंगे, इतना पैसा देंगे। तो जो कि एक फर्जी कागज था, तो एक साइन कागज पर साइन भी करवा लिया था, वो फर्जी कागज था। तो और एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे मीर जाफर के बारे में। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था, बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को मुआवजा युद्ध का खर्च और व्यापारिक सुविधाएं आदि देने का वादा किया। तो यहाँ पर हमारा पलासी की लड़ाई का टॉपिक जो है हमारा पलासी की लड़ाई का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पलासी की लड़ाई में नवाब जो था सिराजुद्दौला, वो क्यों असफल रहा, क्यों पलासी की लड़ाई को सिराजुद्दौला नहीं जीत पाया और इसके क्या क्या कारण थे कि नवाब हार गया। तो उन सब कारणों पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हेडिंग दे देंगे, हेडिंग दे देंगे पलासी की लड़ाई में पलासी की लड़ाई में नवाब के असफलता के कारण पलासी की लड़ाई में नवाब के असफलता के कारण। तो अगर पहला पॉइंट देखें हम लोग, तो जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी सोच काफी दूरदर्शी नहीं थी, अदूरदर्शी सोच वाला था। उसको जब उसको पता था कि यहाँ पर बड़े व्यापारी और बड़े जो बैंकर थे, उनका यहाँ की राजनीति पर अच्छा खासा पकड़ है, तो एक साथ कई इतने सारे पंगे नहीं लेने चाहिए ना। उन्हें भी नाराज कर दिया, अंग्रेजों से भी पंगा ले लिया, तो चारों तरफ से आप पंगा लेकर कैसे बच सकते हो। फिर एक एक तरफ से पंगा लेना चाहिए, एक एक को निपटाना चाहिए था। आपने इनको भी, अपने ही लोगों को नाराज कर दिया, फिर अंग्रेजों से भी पंगा ले लिया। और अगर बात करें तो कलकत्ता की जिम्मेदारी मानीचंद जैसे अधिकारियों को देना, जबकि नवाब को ये बात पता होना चाहिए कि अंग्रेज फिर से अटैक कर सकते हैं। उसे पता था कि अभी कर्नाटक युद्ध चल रहा था, कई सालों से कर्नाटक युद्ध चल रहा था। अगर हम लोग देखें तो
यहाँ पर बंगाल पड़ जाता है, यहाँ पर हैदराबाद, आंध्रा और इधर कर्नाटक में युद्ध तो चल ही रहा था। इधर उड़ीसा तक तो बंगाल का क्षेत्र था ही। तो यहाँ से क्या व्यापारी का आना जाना नहीं लगा रहा होगा? व्यापारियों का आना जाना तो लगा ही रहा होगा। तो नवाब को इस बात की खबर होनी चाहिए थी कि अंग्रेज कलकत्ता पर वापस से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सालों से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चल रहा था। खबर थी क्या? नवाब को इसकी खबर नहीं थी? नवाब को खबर थी, लेकिन नवाब ने उसको इग्नोर किया, मतलब हल्के में ले लिया अंग्रेजों को। तो फिर जब अंग्रेजों को हल्के में ले लिया, तो अंग्रेजों ने भी कहा ठीक है ससुरा, तो हमको हल्के में ले रहा है, हम तुमरा को बताते हैं। और परिणाम उसके सामने आ गया फिर। तो ये पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे एक बार। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की दूरदर्शिता और कलकत्ता के सुरक्षा का प्रबंधन ना कर पाना। तो अभी सेकंड पॉइंट की बात करें तो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके ही इतने बड़े अधिकारी, उसके बड़े बड़े सैनिक अधिकारी मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, उसके बड़े अधिकारी जगत सेठ, बैंकर वगैरह सब अंग्रेजों से जाके मिल गए। और इस बात की खबर तक ना होना नवाब को, सिराजुद्दौला को इस बात की खबर तक ना होना कि हमारे ही अधिकारी, हमारे ही बड़े बड़े लोग जाके अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं। तो इस बात की खबर तक ना होना, ये तो एक बड़ी अयोग्यता मानी जाएगी ना नवाब की, क्योंकि आप नवाब के परिवार से हो, आप राजशाही परिवार से हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गद्दी गद्दी को लेकर सारे दाव पेच चले जाते हैं, कितना उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर कितना संघर्ष चलता रहता है। तो सतर्क रहना चाहिए ना, वो सतर्क भी नहीं था। और थोड़ी खोज खोज खबर करनी चाहिए थी कि कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन अंग्रेजों के साथ है। तो इस बात की भी खबर न रखना कि हमारे ही लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इसको कुछ खबर ही नहीं, तो एक बड़ी अयोग्यता मानी जाएगी। तो ये पॉइंट को भी हम लोग नोट करेंगे। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला की अयोग्यता। अयोग्यता जैसे करके लिख लेंगे। नवाब यानी कि सिराजुद्दौला, नवाब यानी सिराजुद्दौला के ही सैनिक अधिकारी, ऐसे लिखेंगे जैसे नवाब के ही बड़े बड़े अधिकारियों, कॉमा देके लिखेंगे बड़े व्यापारी एवं बैंकरों बैंकरों का सिराजुद्दौला की अयोग्यता, जैसे नवाब के ही बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े व्यापारियों एवं बैंकरों का अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा जाना और नवाब को इस बात की
खबर तक ना होना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसने कई बार अपने ही लोगों को अपमानित भी किया था। जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जो बड़े बड़े बैंकर थे, जगत सेठ, उन लोगों को कई बार इसने अपमानित भी किया था। जबकि पीछे से जो नवाब चले आ रहे थे, मुर्शिद कुली खां और उनके बाद जो नवाब आए, उन लोगों ने इन बैंकरों और इन व्यापारियों को सम्मान दिया था। तो सिराजुद्दौला को भी सम्मान देना चाहिए था। इसने कई बार इन लोगों को अपमानित भी किया था, और ये लोग क्या करते हैं, जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी सिराजुद्दौला की एक बड़ी गलती मानी जाएगी, तो इसको भी नोट कर लेंगे। सिराजुद्दौला के द्वारा सिराजुद्दौला के द्वारा बड़े व्यापारियों सिराजुद्दौला के द्वारा बड़े व्यापारियों एवं बैंकरों को अपमानित करना। सिराजुद्दौला के द्वारा बड़े व्यापारियों बैंकरों को अपमानित करना एवं और इन व्यापारियों इन ऐसे लिखेंगे, इन व्यापारियों इन लोगों का इन लोगों इन इन व्यापारियों एवं बैंकरों और इन लोगों का, यानी कि इन व्यापारियों एवं बैंकरों का अंग्रेजों के साथ जाकर मिल जाना। अंग्रेजों के साथ मिल जाना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग ने बात किया कि अभी सिराजुद्दौला के पास कितनी सेना थी, लगभग 40 से 50 हजार। इधर 40 से 50 हजार सेना होने के बाद भी, इधर क्लाइव की तरफ लगभग मात्र 6 से 7 हजार सेना होने के बाद भी ये हार गया। क्यों? क्योंकि नवाब की बड़ी सेना ने भाग ही नहीं लिया युद्ध में। 80-90% सेना ने तो भाग ही नहीं लिया, और नवाब की भी कुछ अपनी सेना को लेकर पीछे चला गया था। और जो उसके सैनिक अधिकारी थे बड़े बड़े, राय दुर्लभ खान, खादिम खान, मीर जाफर, इन लोगों की सेना ने तो भाग ही नहीं लिया। कुछ ही सेना ने सिर्फ भाग लिया था। तो इतनी बड़ी सेना के 80-90% सेना ने भाग ही नहीं लिया, और युद्ध हुआ, इसके कुछ ही सेना ने भाग लिया। तो युद्ध युद्ध तो इनके पक्ष में चला गया। ये हार गई क्यों? कि इनकी सेना ने, आधी से ज्यादा सेना ने इनके भाग नहीं लिया। तो इसी कारण भी ये लोग हार गई। तो ये पॉइंट को भी नोट करेंगे हम लोग। लिखेंगे षड्यंत्र षड्यंत्र या विश्वासघात। विश्वासघात षड्यंत्र या विश्वासघात के कारण नवाब नवाब के उनकी सेना का बड़ा भाग ने युद्ध में नवाब की सेना ने बड़ा भाग
युद्ध में भाग ही नहीं लेना। षड्यंत्र विश्वासघात के कारण नवाब की बड़ी सेना का युद्ध में भाग ही नहीं लेना। षड्यंत्र या विश्वासघात के कारण नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा, ऐसे लिखेंगे, बड़ा हिस्सा कारण नवाब की सेना का बड़ा हिस्सा का युद्ध में भाग ही नहीं लेना। उससे आगे देखेंगे हम लोग। तो अगर कारणों में हम लोग बात करें तो एक ये भी कारण माना जा सकता है, जो क्लाइव का जो माइंड था कि हमें युद्ध से पहले ही नवाब को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देना है कि वो उस तरीके से लड़ ही ना पाए जिस तरीके से वो लड़ना चाहता है। तो यहाँ पर क्लाइव की कूटनीति भी काम आती है। क्लाइव ने युद्ध से पहले ही वो सारे काम कर दिए कि नवाब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। उसको कमज़ोर कर दिया युद्ध से पहले ही। जैसे हम लोगों ने बात किया था, युद्ध से पहले ही क्लाइव ने क्या किया था, नवाब के बड़े अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया था। और चंदनगर, उसको लगा था क्लाइव को कहीं फ्रांसीसी इसमें कूद कर हमारे खिलाफ नवाब के साथ मिलकर समझौता न कर ले, तो क्लाइव ने चंदनगर पर भी कब्जा कर लिया था। तो ऐसे कुछ काम किए थे क्लाइव ने युद्ध से पहले ही। तो यहाँ पर क्लाइव की कूटनीति भी काम आती है, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। 5वां पॉइंट देखेंगे, क्लाइव की कूटनीति। एग्जाम्पल बात करें तो जैसे क्लाइव की कूटनीति, जैसे युद्ध से पहले ही नवाब के बड़े अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लेना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं। तो हम लोग चौथे पॉइंट पर थे ना, चौथा के 5वां जो भी पॉइंट रहेगा उसके आगे लिख लेंगे। मेरे ख्याल से शायद 5वां तो 6वां कर लेंगे, जो भी रहेगा उसके आगे कर लेंगे। तो अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तो जो क्लाइव था, क्लाइव का साहस भी यहाँ पर बहुत काम आया। क्योंकि हो ना हो, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, भले ही क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि नवाब के अधिकारी युद्ध में पलटी मार जाएं, वापस से नवाब की तरफ चले जाएं। तो क्लाइव ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था। यहाँ पर क्लाइव का साहस काम आया था, उसका आत्मविश्वास था। जो आत्मविश्वास डुप्ले ने अड़यार युद्ध में जो आत्मविश्वास डुप्ले को अड़यार युद्ध से मिला था, उसी आत्मविश्वास को अंग्रेजों ने भी पकड़ लिया था कर्नाटक युद्ध से। और उसके बाद यहाँ पर भी अंग्रेजों का आत्मविश्वास काम आया। तो क्लाइव ने यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया था। यहाँ पर क्लाइव का साहस भी काम आया। अगर सोचो, मीर जाफर, खादिम खान, राय दुर्लभ, अगर ये लोग पलटी नहीं मारते, नवाब को अगर धोखा नहीं देते ये लोग, तो क्लाइव का क्या होता फिर। तो क्लाइव ने यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क लिया था। क्लाइव का साहस भी यहाँ पर काम आता है। तो वो पॉइंट भी हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। क्लाइव का साहस लिख लेंगे, क्लाइव का साहस। अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। यहाँ पर कोई मतलब कि बहुत ही मजबूत सैनिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर बात करें तो भारतीयों की जो सेना विखंडित थी, भारतीयों का पिछड़ा सैन्य संगठन और अंग्रेजों की मजबूत सेना,
यहाँ पर एक बड़ा कारण माना जा सकता है इस नवाब के पराजय का। क्योंकि अगर नवाब के पास 40 से 50,000 की सेना, अगर पिछड़ा सैन्य संगठन ना होता, उसकी सेना में प्रशिक्षण होता और सेना पूरी नवाब के पास ही होती, तो हो सकता था यहाँ पर नवाब जीत जाए। तो ये भी कारण माना जाएगा, नवाब का जो पिछड़ा सैन्य संगठन था और अंग्रेजों की मजबूत नौसेना थी। भले ही यहाँ पर कोई मजबूत सैनिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं हुआ हो, लेकिन ये कारण माना जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो घटनाक्रम के दृष्टिकोण से प्लासी की लड़ाई कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर परिणाम के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो ये अंग्रेजों के लिए एक गेम चेंजर युद्ध साबित हुआ। क्योंकि यहाँ से ही अंग्रेजों ने यहाँ पर तेजी से साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया था। तो ये पॉइंट को भी नोट कर लेंगे हम लोग। हालांकि इस युद्ध में हालांकि हालांकि इस युद्ध में कोई मजबूत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं हुआ। उसके बावजूद उसके बावजूद नवाब का पिछड़ा सैन्य संगठन और अंग्रेजों की मजबूत नौसैनिक क्षमता मजबूत नौसेना कर लेंगे मजबूत नौसेना मजबूत नौसेना नवाब के पराजय का कारण माना जाता है माना जा सकता है माना जाता है कर लेंगे। हालांकि इस युद्ध में कोई मजबूत सैन्य क्षमता का प्रदर्शन नहीं हुआ, उसके बावजूद नवाब का पिछड़ा सैन्य संगठन और अंग्रेजों की मजबूत नौसेना नवाब के पराजय का कारण माना जाता है। एक और पॉइंट कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे इसके। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय राज्यों में राजनीतिक एकता की कमी, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, भ्रष्टाचार, जैसे कि माणिकचंद का पैसे लेकर कलकत्ता को अंग्रेजों को सौंप देना, ये सब कारण भी यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण माने जाएंगे। क्योंकि अगर राष्ट्रीय चेतना का अभाव होता भारतीयों के अंदर, तो ये अलग अलग राज्य न बनाकर एकजुट रहते हैं, तो ये अलग होते ही नहीं। तो इतना बड़ा षड्यंत्र ही क्यों रचा जाता अगर राष्ट्रीय चेतना का अभाव न होता तो, अगर इन लोगों में एकता होती तो ये सब भी कारण माने जाएंगे, तो इनको भी हम लोग नोट कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे, जैसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राजनीतिक एकता की कमी, कॉमा करके लिख लेंगे, भ्रष्टाचार
आदि कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे, जैसे राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राजनीतिकता की कमी, भ्रष्टाचार आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आगे की बात हम लोग, आगे के जो टॉपिक रहेगा हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।